चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दो डिजीज को डिस्कस करेंगे। पहले छोटी छोटी, एक तो स्किन लेयर मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेलाज्मा या छोलाज्मा या झाई भी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका ट्रीटमेंट भी जो हमें देना चाहिए उसमें उस चीज को देखेंगे। तो मेलाज्मा या छोलाज्मा या कोलाज्मा जैसे भी प्रोनाउंस करें उसको, एक तरीके से ये हाइपर पिगमेंटेशन स्किन पे हमें देखने को मिलता है, या डिसकलरेशन की जो कंडीशन होती है स्किन में वो देखने को मिलती है। एपिडर्मिस लेयर में ये सब हमें नजर आता है, जो सबसे ऊपर की स्किन की लेयर हमारी होती है। तो वैसे तो बहुत आम सामान्य सी जनरल सी ये प्रॉब्लम है, और ऐसे कोई खास बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन इसके देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये किसी पर्सन को थोड़ा ऑकवर्ड फील जरूर करा करा सकती है। मतलब एक ज्यादा पिगमेंटेड एरिया हो जाने की वजह से उसका जो स्किन का डिस्कलरेशन है वो कहीं ना कहीं उसको बोदर कर सकता है। वो एक तरीके से ये ब्यूटी से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो ये इसका मेन रीजन है कि लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से ट्रीट हो, जल्दी से इसमें रिजल्ट जो है वो मिले। मोस्टली तो ये जो है फीमेल्स में देखने को मिलता है, और शायद ही कोई फीमेल ऐसी होगी जिसको अपने लाइफ स्पैन में, लाइफ में जो है इस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम उसके सामने ना आई, छोलाज्मा वाली या मेलाज्मा वाली, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर मोस्टली। हालांकि जरूरी नहीं है कि फेस पे ही हो, फेस के अलावा भी पिगमेंटेशन ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी देखने को मिल सकता है, जैसे नेक के अराउंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और चेस्ट वाले एरिया पे भी कई बार ये देखने को मिल सकता है। कई बार स्किन के दूसरे एरिया में भी ऐसी छोटे छोटे पिगमेंटेशन और छोटे छोटे स्पॉट के रूप में देखने को मिलते हैं। हालांकि काफी केसेस में वो हाइपर पिगमेंटेड जो एरिया होता है वो लीवर डिजीज की वजह से होता है, और उसको लीवर स्पॉट भी कई बार जो है हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। 60 से ऊपर की एज वाले लोगों को जो है पूरी बॉडी पे छोटे छोटे से जो है पिगमेंटेड जो एरिया वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो लीवर स्पॉट होता है 60 प्लस या 70 प्लस लोगों में। मोस्टली वो पिगमेंटेड एरिया हो जाता है। हालांकि कारण उसका भी यही होता है, और कारण पे डिस्कस करेंगे अभी। ये इसका जो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था वो हम इसको दे सकते हैं। हालांकि अलग अलग जो है कैटेगरी में भी इसको डिवाइड करके देखा गया है, ठीक है। जैसे सेंट्रोफेसियल मेलाज्मा, ठीक है, और मेलार मेलाज्मा, मैंडिबुलर मेलाज्मा, मतलब जो फोरहेड पे, नोज के अराउंड में, चिन और लिप्स के अराउंड में जो मेलाज्मा देखने को मिलता है उसको हम सेंट्रोफेसियल मेलाज्मा बोलते हैं। मतलब चेहरे के बीच वाले एरिया पे मैक्सिमम वो देखने को मिलता है। और मोलर, ये सॉरी, मोलर मेलाज्मा जो है वो साइड्स में, जो चेहरे की खासकर जो चिक्स वाला एरिया होता है वहां पे जो ज्यादा देखने को मिलता है। और मैंडिबुलर मेलाज्मा जो है वो आपके जबड़े का जो है जा वाले एरिया में मोस्टली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम तीन पार्ट में इसको, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये फेयर स्किन वाले लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, और ऐसा तो नहीं है कि फेयर स्किन वालों को ही ये होता है। फेयर स्किन में एक्चुअली इसके सिम्टम जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, मतलब जल्दी से वहां पे सिम्टम नजर आने लगते हैं, ज्यादा सिम्टम नजर आने लगते हैं। डार्क स्किन वाले जो लोग हैं, होता तो उनमें भी है, लेकिन क्योंकि वहां पे जो स्किन का टोन है वो ऑलरेडी डार्क है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे वो उतना प्रोमिनेंटली नजर नहीं आता, मतलब उतना ज्यादा परेशानी का सबब वो बनता हुआ नहीं दिखता है वहां पे। होता तो वहां पे भी है ही। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई फेयर स्किन वालों में ऐसे ज्यादा वो नजर आता है। होता तो दोनों में ही है, क्योंकि कारण तो जो है वो दोनों में कंडीशन में होने को देखा जा सकता है। और ऐसे ही एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे देश के विद्वान थे, एक बार राधा कृष्ण सरोपल्ली,
उनसे एक बार पूछा था किसी ने, किसी अंग्रेज ने, कि ये, क्योंकि मैं पिगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये क्या है, थोड़ा सा पहले आगे बढ़ा देता हूँ। ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि मिलेनोसाइट्स जो सेल होती हैं, उनसे मिलेनिन का सिक्रेशन होता है। और मिलेनिन क्या है, स्किन की टोन को एक ब्लैकिश जो है ब्राउन कलर जो प्रोवाइड करता है। और हमारे कंट्री में वो ठीक ठाक लेवल पे जो है सीक्रेट होता है। इसलिए जो गेहुआ कलर जो मोस्टली है, या फिर कुछ जहाँ पे ज्यादा सन एक्सपोजर होता है, वहाँ पे थोड़े थोड़े से डार्किश लोग हमारे कंट्री में जैसे साउथ में वो दिखते हैं। लेकिन उसका मतलब एक्चुअली वो पिगमेंटेशन ही है। तो राधा कृष्ण सर्वपल्ली की मैं बात कर रहा था, उनसे एक बार पूछा था कि भाई आपके कंट्री के लोग ऐसे सांवले होते हैं, ब्लैकिश होते हैं, और हम गोरे हैं। तो थोड़ा सा मजाक में उन्होंने जवाब दिया था कि थोड़ा साइंस के वे में बताया था कि जैसे किसी रोटी को हम सेकते हैं, तो जब रोटी वो थोड़ी कच्ची होती है, तो उसका जो कलर है, मतलब पूरी तरीके से नहीं पकी है वो, तो उसका कलर थोड़ा सा फेयर दिखता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है कुछ। और जब वो अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाती है, ब्राउन होकर सिक जाती है अच्छे से, तब वो खाने लायक बहुत अच्छे से होती है। तो यानी कि जब उसमें कोई कमी नहीं होती, अच्छे से पानी उसका उड़ा दिया जाता है और वो ब्राउनिश कलर मतलब वहां पे पक जाती है। तो यही है कि मेलेनिन का सिक्रेशन कम होने की वजह से, थोड़े धूप का एक्सपोजर कम होने की वजह से, क्योंकि धूप से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो मिलेनिन होता है, जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, वो सन एक्सपोजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, जब लेयर्स बताई थी, कि थोड़ा सा जैसे कुछ फेयर स्किन वाले लोग हैं, उनको घंटा 2 घंटा 4 घंटे जो है धूप में रख दिया जाए, या खेत में काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो 2-4 घंटे में ही वहां पे आप देखेंगे कि वो एक हल्का सा डार्किश टोन वहां पे नजर आता है, जो कुछ घंटों बाद थोड़ा ठीक भी हो जाता है। मतलब 4-5-6 घंटे के बाद, या ओवरनाइट एक रात गुजरने के बाद जो है चीजें अगले दिन से फिर वैसे ही आ जाती है। कंटिन्यूस एक्सपोजर मिलता रहे, तो वहां पे मिलेनिन का सिक्रेशन कंटिन्यूस हो जाता है। कंटिन्यूस होने से वो वहां पे परमानेंट जो है डीप पिगमेंटेड एरिया होने की वजह से कलर जो है वहां पे ब्लैकिश दिखने लगता है। तो चलो खैर, अब हम इसके अगर पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी की बात करें, तो प्रॉब्लम जो नजर आती है, जो सिम्टम सारे नजर आते हैं, वो सब एपिडर्मिस के ही है। और एपिडर्मिस में ही जो हमारी ये लेयर होती है सारी, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, और स्ट्रेटम बेसल, बेसल लेयर जिसे बोलते हैं। और इस बेसल लेयर में ही जो मिलेनोसाइट्स है वो होते हैं, और यहीं पे मेलेनिन का सिक्रेशन होता है। यानी कि ये भी आपकी एपिडर्मिस जो सुपरफिशियल लेयर है, उसकी डिजीज है। इसमें भी S5C5 का रोल होगा। याद करो, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने डिजीज के साथ में ही बताया था कि एपिडर्मिस की जितनी भी प्रॉब्लम होगी, S5C5 से ही मोस्टली हमें वहां पे वो चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा हुआ कि बेसल जो लेयर है वहां से जो पिगमेंटेशन है वो ज्यादा, सॉरी, जो मिलेनिन का सिक्रेशन है वो ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा मिलेनिन का सिक्रेशन होने से कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बताऊंगा। ज्यादा मिलेनिन का सिक्रेशन होने की वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी उसका ज्यादा होता है। जैसे ही वो ऊपर की लेयर की तरफ जाएगा, ऊपर की लेयर की तरफ तो जाना ही है, क्योंकि उसको स्टेटम कॉर्नियम और स्टेटम जो लिसिडियम लेयर है उस पे जाके अपना पिगमेंटेशन जो है वो रिलीज करना है। मतलब वहां पे किसी को टोन प्रोवाइड करना है। तो जब ये ज्यादा रिलीज होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसकी जो कलर है, जो हाइपर पिगमेंटेशन है, वो ज्यादा वहां पे होने लगता है, और परमानेंट भी हो जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया में वो परमानेंट हो जाता है। इसलिए वहां पे जो ब्राउनिश या डार्क ब्राउनिश जो कई बार कॉपर कलर के जो स्पॉट बनते हैं, वहां पे वो परमानेंट दिखने लगते हैं। मतलब वो डेली ही वहां पे रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो एक दिन या 2 दिन बाद हट जाएंगे। हालांकि कई बार चीजें मैनेज होने से, या कुछ डाइट, अच्छे डाइट लेने की वजह से, या अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, कई बार ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन
अगर सिस्टम का इन्वायरमेंट अंदर से सही नहीं होगा, स्किन का इन्वायरमेंट अंदर से सही नहीं होगा, बार बार वो चीजें एक्सपोज होती रहेंगी, तो ये फिर वापस आता रहता है। कई कई बार मेडिकेशन और ऑइंटमेंट से भी ये ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है, लेकिन जैसे ही मेडिकेशन और जो ऑइंटमेंट या क्रीम्स है वो बंद किए जाते हैं, वो वापस जो है आ जाता है, क्योंकि वो ऊपर की लेयर को साफ तो कर रहे हैं, या उसकी टोन को चेंज कर रहे हैं, या उसको लेयर को प्रोसेस को बढ़ा के, जैसे स्टेरॉइड वगैरह से उसकी लेयर को बढ़ाने के बाद में वहां से उसको नई लेयर थोड़ी साफ सी दिखती है। लेकिन जैसे ही वो वापस वहां पे क्रिएटिनाइज या क्रिएटिन का सिक्रेशन दोबारा वापस उसी लेयर में आता है, तो वापस फिर से फिर वो ब्लैकिश या ब्राउनिश या फिर आपको कॉपर कलर की वापस नजर आने लगती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो मिलेनोसाइट्स हैं उनका सिक्रेशन को कंट्रोल किया जाए, और उसका कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो फैक्टर ढूंढा जाए कि फैक्टर क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि कारण की अगर हम बात करें तो। कारण में एक तो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम बहुत देखने को मिलता है ये, तो वहां पे क्या होता है, जो HCG हार्मोन जो है, और उसके क्योंकि उसका सिक्रेशन वहां पे होता है, तो उसकी वजह से भी मिलेनोसाइट जो है वो इफेक्ट होते हैं, और मिलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है। ये प्लेसेंटा से जो रिलीज होता है ये हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCP, ठीक है, प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। तो इस हार्मोन के वजह से भी ये ट्रिगर होता है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो वहां पे होगा ही। वहां पे आप केवल ऑइंटमेंट देके, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो ऑइंटमेंट है जो मैं बताऊंगा वो देके आप इसको जो है वहां पे मैनेज करके रख सकते हैं। जैसे ही वो वहां पे रिमूव होगा, प्रेगनेंसी जो है क्लियर हो जाएगी, तो वैसे ही वहां पे डिलीवरी के बाद वो चीजें सही होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद प्रोलोंग्ड अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर अगर होता रहेगा, बहुत ज्यादा धूप में जाने की वजह से, मैंने बोला कि अल्ट्रावायलेट रेज एकदम से इसके मिलेनिन के सिक्रेशन को जो है बढ़ा देती हैं, और मिलेनोसाइट जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ मिलेनिन को भेजती हैं। तो वहां पे ये अगर फैक्टर है, तो इस फैक्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। उसको बोला जा सकता है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई छाता वगैरह, अम्ब्रेला वगैरह लेके निकले, या फिर एक्सपोजर से बचे जितना बचा जा सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जो लेडीज हैं उनमें देखने को मिलता है। तो वहां पे भी इस फैक्टर को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत इस पे कंट्रोल या मैनेज करना होगा, और नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों टाइप की मेडिसिन देके इसको हम थोड़ा ठीक करने की कोशिश में लगते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में भी ये पिगमेंटेशन जो है देखने को मिलता है, खासकर जब थायरोक्सिन कम बनता है या नहीं बनता है। थायरोक्सिन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उस वजह से भी ये मिलेनोसाइट का जो सिक्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन से टायरोसिन जो हार्मोन है वो भी डायरेक्टली उससे प्रोपोर्शनल होता है वहां पे। तो और ये टायरोसिन ही कहीं ना कहीं मिलेनिन के सिक्रेशन में भी इसका रोल, अपना रोल प्ले करता है। तो यानी कि थायराइड डिसऑर्डर में भी ये चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा आपने ट्रीटमेंट कर लिया और पेशेंट को नहीं पता है कि उसको थायराइड हो सकता है, ऐसे सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं उसको, तो आप वहाँ पे एक बार जो है TSH वगैरह, ठीक है, और T3 T4 के टेस्ट से थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअली में ऐसा है क्या है, तो फिर साथ में ट्रीटमेंट उसका दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे बहुत केसेस नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं, आजकल थोड़ी अवेयरनेस भी है, और कहीं ना कहीं वो एलोपैथी डॉक्टर के पास या बहुत सारे क्रीम्स वगैरह लगा के ही हमारे पास जो है आते हैं, तो उनके हाथ में एक रिपोर्ट पहले से ही होती है, या फिर वो आपको बता ही देंगे कि उनको थायराइड प्रॉब्लम भी है। तो वहां पे आपको चाहे तो अपनी मेडिसिन चला के धीरे धीरे थायरोक्सिन वगैरह जो वो ले रहे हैं उसको कम
किया जा सकता है मेडिसिन को, और धीरे धीरे फिर बंद भी किया जा सकता है। अदरवाइज उसके पैरेलल भी हम जो है चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके पैरेलल आप मेडिसिन चलाएंगे, थोड़े दिन बाद थायराइड का टेस्ट कराएं और उसको देखें, उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन धीरे धीरे कम करते चले जाए, बंद एकदम से नहीं करनी। तो ये कारण आपको मेलाज्मा के देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, एक मिनट में जरा नोट पैड शेयर करते हैं। तो रोल तो इसमें S5C5 का ही सबसे ज्यादा है। तो S5C5 वैन 1 पिगमेंटेशन के लिए वैन 1 भी बहुत अच्छी रेमेडी है, चाहे मेलेनिन का सिक्रेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब चाहे मेलाज्मा है और चाहे किसको लिकोडर्मा है, दोनों केस में ही ये अच्छे से काम करती है। और ये कई बार ये जेनेटिक भी देखने को मिलता है, जो मेलाज्मा है ना, मतलब फैमिली में भी ये रन कर सकता है, खासकर लेडीज में ऐसा बहुत बार देखा गया। तो वहां पे भी वैन 1 बहुत अच्छे से काम करता है। और थूजा जो है जेनेटिक डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिजीज, इन सब की बहुत अच्छा प्लांट है, और वो हमारे वैन 1 में ऑलरेडी ऐड है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। तो वैन 1 एंड L1 कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन भी आपको करना होगा। तो L1 होगा आपका, और A3 होगा, S5C5 L1 वैन 1 A3 एंड G। D6 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ा D10 के आसपास से आप ले सकते हैं। अदरवाइज D6 में भी ये जो है चीजों को मैनेज करता चलेगा, और धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि इंटरनल, केवल इंटरनल और केवल एक्सटर्नल देने से बात नहीं बनती है, चीजें हमें दोनों तरीके से ही वहां पे चलानी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो A2 S5 War2 F2 AP3 एंड RE। D4 में अप्लाई करें। आप इसको चाहे तो कॉटन से भी लगा सकते हैं, स्प्रे भी कराया जा सकता है। ठीक है, कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। ऑयल में या किसी क्रीम को यूज करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे बढ़िया वही है कि आप एलोवेरा जेल और प्लस अच्छा सा रोज वाटर कोई ले लें, उसका बेस बना के और उसमें इसको D4 में बनाए। ठीक है, वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। एलोवेरा जेल भी अपना वर्क करता है, और जो रोज वाटर होता है उसको एंटी जो है एंटी रिंकल भी होता है, एंटी पिगमेंटेशन भी होता है, मतलब पिगमेंट को भी ठीक करता है। उसके अलावा क्लींजर होता है बहुत अच्छा, स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, और एलोवेरा का भी पोर्स को भी क्लीन करता है। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं अगर कोई वहां पे है, खासकर मेल में देखने को मिलते हैं, तो भी ये काम करता है। इसके अलावा ये तो हो गया जनरल मिलाजमा, जो खासकर रोज वाटर मैक्सिमम में आपको बनाएंगे क्या सर? 99% लेडीज में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लीवर स्पॉट है,
ठीक है, या बिलिरुबिन हाई है। ठीक है, हाई का मतलब आप मानिए ग्रेटर देन 2 अगर आपको देखने को मिलता है, टोटल बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2, जो कि 1.2 के आसपास। अलग अलग लैब में किसी में 1.0 है, किसी में 1.2 है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि 1.2 भी ज्यादा ही है, थोड़ा 1.6 में ले लेता हूँ, 1.6 ठीक है। और क्योंकि थोड़ा बहुत कई बार एंटीबायोटिक लेने से भी ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअस किसी का बिलिरुबिन 1.6 1.5 से ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां पे भी जो है फेस पे ये पिगमेंटेशन मेलाज्मा छोलाज्मा जैसे तो वहां पे देखने को मिलते हैं, और ये मेल में खासकर जो है देखा जाता है। इसके अलावा अ, कोई और लिवर डिसऑर्डर हो तो वहां पे भी एजेड में भी हो सकता है, लेकिन बिना एज प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ही होता है। इसके अलावा गिलबर्ट सिंड्रोम भी होता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, उसमें भी एस बिलिरुबिन थोड़ा सा हाई रहता है, उनको हो सकता है। या फिर ऐसे लोग जिनके गोल ब्लेडर को रिमूव कर दिया गया है, और गोल ब्लेडर स्टोन की वजह से गोल ब्लेडर को निकाल दिया गया है, उनका भी अगर आप कभी भी लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो 60 to 70% लोगों का बिलिरुबिन जो है वो 2 के अराउंड में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक इतना अच्छा फॉर्मुलेशन है जो मैं आपको बताया है, S5C10 F1W D5 A3। इसके ग्लोब्यूल या फिर डायरेक्ट भी आप कंटिन्यूअस चलाएंगे तो ये 15 से 20 दिन में 3.5 तक के बिलिरुबिन को, 15 डेज 1 मंथ के आसपास तक ये नॉर्मल की तरफ काफी हद तक ले आता है, मतलब 2 से नीचे ले आता है। कंटिन्यूअस 1.5 महीने तक चलेगा तो ये नॉर्मल ले आता है, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में कोई डीजनरेशन नहीं हुआ है। हालांकि डीजनरेशन भी हुआ है, मतलब फर्स्ट स्टेज का सिरोसिस जैसी कंडीशन भी लगातार बिलिरुबिन हाई रहने की वजह से, या बहुत अल्कोहलिक होने की वजह से, बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने की वजह से किसी को सिरोसिस की फर्स्ट स्टेज तक भी, तो उसको भी ये 3 से 4 महीने में वहां पे रीग्रोथ कर देता है। जो लीवर की सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने का ये फॉर्मूला काम करता है। साथ में इसको इसके आपको, ये तो आपका ओरल हो गया, ओरल ड्रॉप। इसके साथ आपको A2 S5 C5 वर 2 और WE, या कई बार हल्का पेन भी देखने को मिलता है ऐसे लोगों में, तो आप W की वजह Y भी ऐड कर सकते हैं। इसको D4 का कॉम्प्रेस आपको देना है। ठीक है, लीवर बहुत ज़्यादा फैटी है, बिलिरुबिन हाई है, और डी जनरेशन की कंडीशन भी है, मतलब कहीं ना कहीं सेल डेड हो रहे हैं, सिरोसिस की कंडीशन दिख रही है, तो भी ये काम करेगा। और आप एक थोड़ा सा जो है देसी नुस्खा भी बोल सकते हैं उसको, नेचुरोपैथी से लिया हुआ है, मुल्तानी मिट्टी जो आती है उसका लेप लगाने से भी लीवर वाले जो एरिया है उसमें, फैटी लीवर, बिलिरुबिन, ठीक है, और जॉइंडिस, सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम है बहुत तेजी से ठीक होती है, बहुत तेजी से ठीक होती चली जाती है। तो इस तरीके से लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको ये तब ट्रीट करना है। लीवर स्पॉट या ऐसा कोई फिगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट मिनट।
ये देखने में बिल्कुल मेलाजमा जैसा ही लगेगा, लेकिन मेल में ज्यादातर आपको दिखेगा। ये देखिए, इस टाइप से ये अराउंड में इधर चीजें निकल के आती हैं, लेकिन मेल जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए, अभी इस मीटिंग के एंड होने में 5 मिनट है। 5 मिनट में मैं एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने। दो क्वेश्चन थे, पहले मैं एक क्वेश्चन को बताता हूँ। किसी ने पूछा था कि मेरे पास D4, D5, D6 या D10 बने हुए हैं और उनमें से मैं कुछ ड्रॉप डाल के 30 ml में देता हूँ। तो अब आप देखिए कि आपके पास ऑलरेडी D10 बना हुआ है, ठीक है, और आपने 30 ml में 30 ml डिस्टिल वाटर में आपने इस D10 के 20 ड्रॉप डाले। मान लो आपने इसके 20 ड्रॉप ऐड कर दिए। अब आप ये बताइए मुझे, ये ऑलरेडी D10 है, आपने इसके 20 ड्रॉप फिर 30 ml में डाल दिए, तो ये क्या और डाइल्यूट नहीं हो गया? ठीक है, तो ये D10 रहा कहाँ? अब आप जो पेशेंट को दे रहे हैं, आप पेशेंट को D10 थोड़ा ही दे रहे हैं। आप ये समझो कि D10 से आगे जो कुछ भी बनेगा इससे, जो कल मैंने बताया था उस फॉर्मूले से, जो कुछ भी इससे बनेगा वो आप दे रहे हैं। D10 तो आप तब देते, मान लो आपको S1L1A3 का D4 देना है किसी को, कोई एनीमिया का पेशेंट है, उसको आपको S1L1A3 और RE या B कुछ भी मान लो, इसका D4 देना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आपके पास D4 है बना हुआ, तो आपको ये D4 से ही मिक्स करना है 30 ml। मतलब 7 ml S1, 7 ml L1, 7 ml A3, 7 ml RE, टोटल हो गया 28 ml। इसमें आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे हम करते हैं कि एस ग्रुप को 1 ml एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो हम ऐड कर रहे हैं उसको 1 ml एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यानी कि ये 8 ml हो गई दोनों, और ये 7 ml हो गई, तो ये टोटल 30 ml हो गया। D4 से आप लेंगे तो ये D4 जाएगा पेशेंट के पास। अगर आप 30 ml में इसकी भी ड्रॉप डाल देंगे तो फिर पेशेंट के पास D4 नहीं जाएगा, उसके पास कुछ और जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव डिजीज, जब नेगेटिव देना है हमें, मतलब लाइटर हमें देना है। नेगेटिव पॉजिटिव की मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ एक्चुअली, लाइटर की और उसकी बात अगर मैं करूँ, मान लो आपको लाइटर डाइल्यूशन देना है, फिर आपको और लाइटर कर देते हैं उसको, वो कई बार चीजें वहां पे मैनेज हो जाती हैं, दिख जाती है कि हाँ उसने काम कर दिया है, क्योंकि लाइटर ही देना था आपने और लाइटर कर दिया उसको। लेकिन जब हमें वो D6 से नीचे देना हो किसी को, इवन D6 भी, D6, D5 और D4, क्योंकि D6 में भी काफी जो है एक तरीके से विस्कोसिटी होती है, या फिर एक ठीक ठाक पार्ट मेडिसिन का उसमें होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बोल सकते हैं कि D6 तक मेडिसिन का पार्ट हमें, वैसे तो D10 तक बोलते हैं कि D10 तक मेडिसिनल पार्ट हमें दिखता है। उसके बाद तो फिर D10 के बाद जो है उसका केवल जो आणविक जो एटॉमिक एनर्जी है वही रहती है, इसलिए फिर वहां पे उसको पोटेंसी यूज मोस्टली करते हैं। मतलब D10 के बाद फिर 30 पोटेंसी, 50 पोटेंसी, 100, 200, 500 पोटेंसी, तो मतलब D10 के बाद ही हम पोटेंसीज को वहां पे बना रहे हैं। तो जब आप इसको और डाइल्यूट कर देंगे तो फिर वो चीजें नहीं है जो है, यानी कि D6, D5, D4 देंगे तो वो सेम जाएगा नहीं पेशेंट के पास में। पेशेंट के पास में और लेटर जा रहा है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोग इस बारे में जो है पूछते हैं कि आपने अपने पोस्ट में या अपनी वीडियो में या अपनी बुक में लिखा है कि फला फला मेडिसिन को या दिस मेडिसिन को D4 देना है, तो D4 से कितनी ड्रॉप डालूं मैं 30 ml में? तो तब मैं उनको समझाता हूँ कि भाई D4 से ड्रॉप नहीं डालनी है, ये ओरिजिनल D4 ही हमें देना है। अगर D4 बोला है तो D4 ही हमें जो है देना चाहिए।
हाँ वो चीजें कई बार ग्लोबल वाले चीजें उसमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वहां भी मैं कोशिश करता हूँ D6 देना है, ग्लोबल बना के देनी है तो D5 की ग्लोबल दो दीजिए, वो ऑलरेडी D6 के बराबर ही जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल में भी जो है, जो हालांकि ग्लोबल एग्जैक्टली मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने के लिए दिया जाता है। मान लो हम 30 पोटेंसी के ग्लोबुल बना रहे हैं, तो ग्लोबुल इसीलिए हम बना के देते हैं कि भाई आ, हर एक ग्लोबुल में 30 ही पोटेंसी रहे। ऑलरेडी हम 30 RS में बना के रखते हैं, ग्लोबुल में डाल दिया हमने, तो ग्लोबुल जो एब्जॉर्ब करेगा वो 30 को ही करेगा, तो पेशेंट के पास 30 ही जाएगी। हाँ क्वांटिटी थोड़ी कम होती है तो वो अलग बात हो सकती है वहां पे, इसलिए कई बार 5 ग्लोबुल या 10 ग्लोबुल जैसी चीजें हम दे देते हैं, लेकिन देना हमें एग्जैक्ट ही होता है और एग्जैक्ट ही हमें देना भी चाहिए। अब इसके बाद में एक छोटी सी डिजीज और डिस्कस करूंगा, स्कैबीज स्किन की डिजीज है, और एक दो क्लास में बस हम लिपोडर्मा और सोरासिस जैसी डिजीज को कवर करके फिर अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे।